मित्रों, मैं सीए के अग्रवाल लीगल लेमरेज के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू टैक्स रिजिम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से अब नेक्स्ट ईयर्स के लिए स्टार्ट होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगले 2-3 महीने इनकम टैक्स की रिटर्न्स वेरियस कैटेगरीज़ की फाइल होंगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और सैलरी पर्सन जो कि पिछले 1 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मोस्टली आईटी सेक्टर्स, और उनके लिए कि कई सारे बेनिफिट्स इस बार कंपनियों ने नहीं दिए हैं। कई सारे सैलरी डिडक्शन के रूप में मिली है, कि इसको 50%, किसी को 70%। तो ये टैक्स स्लैब रेट कि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड टैक्स रेट से जानी चाहिए, न्यू टैक्स रेट से जानी चाहिए। इस वीडियो से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है, और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपने सीए या जिससे भी आप रिटर्न भरवाते हो, खुद जाके कहेंगे कि हमारी रिटर्न है ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से भरिए या न्यू टैक्स रेट के हिसाब से भरिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इसमें हम जानते हैं कि ओल्ड टैक्स स्लैब रेट क्या थे और न्यू टैक्स स्लैब रेट क्या थे, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम सबसे पहले जानते हैं। तो हमारा जो ओल्ड टैक्स रेट था उसमें 2.5 लाख तक की नेट टैक्सेबल इनकम तक कोई टैक्स नहीं था। वही सेम न्यू टैक्स रेट, न्यू टैक्स रिजिम में भी सेम ही स्लैब रेट है। 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पे वैसे तो अगर आपकी 5 लाख की इनकम है तो भी कोई टैक्स रेट नहीं है, लेकिन अगर 5 लाख से आपकी इनकम 50,000 भी ऊपर है तो टैक्स स्लैब रेट 5% का हो जाता है। यानी कि 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है तो आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सेम न्यू टैक्स रिजिम में और ओल्ड टैक्स रिजिम में। उसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख का जो है 20% का स्लैब रेट है ओल्ड टैक्स रेट में, और वहीं न्यू टैक्स रेट में 10% का स्लैब रेट है। 7.5 से 10 लाख की इनकम पे तो वही 20% ओल्ड टैक्स रेट में था, लेकिन न्यू टैक्स रेट में ये बढ़ के 15% हो गया है। ओल्ड टैक्स रेट में 10 से 12.5 लाख में 30% और ओल्ड टैक्स रेट में, और वहीं न्यू टैक्स रेट में ये 20% है। देख के तो आपको यही लग रहा होगा कि सर हमें तो न्यू टैक्स रेट में फ़ायदा है, लेकिन अभी रुकिए, मैं आपको आगे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर 10 से 12.5 लाख में 30%, न्यू में 20%, 12.5 से 15 में 30%, न्यू में 25%, और 15 लाख से ऊपर दोनों में ही 30% के टैक्स स्लैब रेट हैं। इसके अलावा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दोनों में ही 4% है, और सरचार्ज के भी नियम सेम ही हैं। लेकिन न्यू टैक्स रेट में गवर्नमेंट ने एक स्मार्टली प्ले किया है। टैक्स का जो परसेंटेज है इनकम वाइज स्लैब रेट है वो तो घटा दिया है इन कंपैरिजन ओल्ड टैक्स रेट स्लैब रेट के, लेकिन कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं या एग्जेम्पशंस हैं जिनका फ़ायदा हम पिछले कई सालों से लेते आ रहे हैं, जो कि कॉमन डिडक्शंस हैं, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में जिनमें इन्वेस्टमेंट करते ही करते हैं। उनके बारे में भी अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूँगा, और डिटेल डिस्कशन के लिए भी आगे फ्यूचर में वीडियो बनाऊँगा। तो उसमें उस एक डिडक्शन में कैसे क्लेम करते हैं, क्या क्लेम करते हैं, उसकी डिटेल एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें कि आपको सब कुछ नॉलेज डिडक्शंस के बारे में मिलेगी। तो न्यू टैक्स रेट और ओल्ड टैक्स रेट में सबसे बेसिक फ़र्क जो था कि ओल्ड टैक्स रेट में हम एग्जेम्पशन डिडक्शंस जो भी गवर्नमेंट ने डिफरेंट सेक्शन में दे रखी है वो क्लेम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में ऐसा कोई डिडक्शन, इवन सैलरी पर्सन की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी वो भी हम न्यू टैक्स रेट में क्लेम नहीं कर सकते। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे कि जो कॉमन डिडक्शंस थी
जो कि गवर्नमेंट देती थी वो कौन कौन सी थी, तो जैसे HRA की डिडक्शन जो कि हर सैलरी एम्प्लॉइज़ को मोस्टली केसेस में मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मोस्टली केसेस में, ओल्ड टैक्स स्टेशन में हर सैलरी पर्सन को मिलती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का PF कटता है, या जिन्होंने अपना पर्सनल प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा रखा है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, EPF जो एम्प्लॉय का PF कटता है, LIC नॉर्मल लाइफ में हर कोई LIC की पॉलिसी लेता ही लेता है, उसका प्रीमियम हर साल क्वार्टर अपने प्रीमियम के हिसाब से भरता है। ट्यूशन फीस, चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस पे भी हमें रिडक्शन मिलती थी। हेल्थ इंश्योरेंस 80D के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की भी रिडक्शन मिलती थी। सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे 10,000 तक के इंटरेस्ट पे हमें रिडक्शन 80 TTA में मिलती थी। प्रिंसिपल पेमेंट और होम लोन की रिडक्शन मिलती थी, जो होम लोन पे हम प्रिंसिपल का रिपेमेंट करते हैं उसकी भी रिडक्शन हमें मिलती थी। और NPS के इन्वेस्टमेंट पे भी हमें रिडक्शन मिलती थी। इसके अलावा जो कॉमन रिडक्शन है, इसके अलावा जो हैं वो हैं 80D जैसा मैंने पहले बताया, 80DD मेंटेनेंस, कोई भी सीवियर बीमारी है या हार्ट बीमारी है, हार्ड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डिसेबल्ड पर्सन को 80DD की रिडक्शन मिलती थी। उसी कैटेगरी में 80DD की रिडक्शन भी है और 80U की रिडक्शन है। ये मेडिकल इलनेस के केसेस में ये 4 सेक्शन में गवर्नमेंट विभिन्न रिडक्शंस देती थी। 80E एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पेमेंट की डिडक्शन है। और इवन सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी में जो हाउस लोन की इंटरेस्ट है उस पर भी हमें रिडक्शन मिलती थी। और इसके अलावा 80C की रिडक्शन जो कि सबसे कॉमन रिडक्शन है PPF में, ELSS में, FD में और ट्यूशन फीस में, ये सब रिडक्शन 80C में कवर होती हैं। इसके अलावा 80CCC, 80CCD और 80CCD1B ये सब पेंशन स्कीम की रिडक्शन है जो गवर्नमेंट हमें देती है। इसके भी अलावा सेक्शन 80G की रिडक्शन, जब हम कभी कोई डोनेशन करते हैं, अगर कोई साइंटिफिक एक्टिविटी है तो इसके लिए 80GGA की रिडक्शन, 80GGC की रिडक्शन जब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करते हैं। इसके अलावा जिनको HRA नहीं मिलता वो भी अपने रेंट का डिडक्शन क्लेम करते थे अंडर सेक्शन 80GG में। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट 80 TTA में करते थे, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और सेक्शन 80 TTB में सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट इनकम की छूट मिलती थी अप टू 50,000। ये सब डिडक्शन ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में तो थी, लेकिन न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं मिलने वाली हैं। हाँ जी दोस्तों, कुछ भी नहीं मिलने वाली हैं। तो इसके हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए और मैं भी अपना सजेशन दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, लेकिन उससे पहले कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने रखता हूं, जिसके बेस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर अगर इस कैटेगरी में है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी किस लेवल तक बनेगी। तो हम डिस्कस करते हैं केस स्टडी, जिसमें कि सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं, जब आपकी इनकम नेट टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख रुपए तक है और आप कोई भी एग्जेम्पशन कोई भी रिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं, यानी कि आपने किसी भी चीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आपका क्या टैक्स स्ट्रक्चर रहने वाला है। अगर आप ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर से इनकम फाइल करते हैं और न्यू टैक्स स्ट्रक्चर से इनकम फाइल करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे तो आपको न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में फ़ायदा होने वाला है कि जैसा कि देखिए 2.5 से 5 लाख तक की इनकम में दोनों ही रिजिम में 12,500 रुपये का टैक्स बनेगा। 5 से 7.5 लाख रुपए की इनकम में जो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें 50,000 का 20% के स्लैब रेट से टैक्स बनेगा, और वहीं न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में 25,000 के रेट से टैक्स स्लैब रेट बनेगा। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये जो कि शो हो रही है, ये मैंने कुछ कैलकुलेशंस की है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या हमारी मेल ID info@legalnamebridge.com पे भी मेल कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर हमारी जो सेकंड केस जो है 7.5 लाख रुपए की इनकम, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, यानी हम 2.5 लाख की एग्जेम्पशन रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही है कि मान लीजिए हमारा 1,50,000 की हम 80C में रिडक्शन क्लेम करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल 80D की रिडक्शन 50,000 की हम क्लेम करते हैं, और पेंशन स्कीम में 50,000 की रिडक्शन क्लेम करते हैं। ऐसे टोटल 2.5 लाख रुपए की रिडक्शन हम क्लेम करते हैं। आने वाले भी जो भी केस मैं डिस्कस करूँगा उनमें हम यही प्रजम्पशन लेके चलेंगे कि हमारा 2.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन या रिडक्शन हम जब क्लेम करते हैं, उस केस में हमें ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में फ़ायदा होगा या न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में फ़ायदा होगा। आइए वो समझते हैं। अगर हमारी इनकम 7.5 लाख रुपए की है, तो अगर हम ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो 7.5 लाख रुपए की इनकम, जो कि 2.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए की रह जाती है। तो 5 लाख रुपए की इनकम रहने पे हमें कोई टैक्स नहीं देना। हाँ दोस्तों, 12,500 रुपये का जो हमारा टैक्स स्लैब रेट बनेगा, तो वहीं 87A में हमें 12,500 रुपये की रिडक्शन हम क्लेम कर लेंगे। तो कोई भी हमें टैक्स 7.5 लाख रुपए की इनकम पे नहीं देना, एक्सेप्ट आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख की हो। वहीं देखिए नए न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में, जहाँ हमें कोई एग्जेम्पशन क्लेम करने को नहीं मिलेगी, वहाँ पे ये 39,000 की कैलकुलेशन बैठती है, 37,000 का टैक्स और 4% उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन का सरचार्ज। तो ये एक केस स्टडी थी। दूसरी केस स्टडी में आते हैं। अगर आप इनकी इनकम 7.5 की बजाय 10 लाख की है और आप कोई भी एग्जेम्पशन रिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में वही आपका टैक्स 1,17,000 का बनने वाला है और न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में 78,000 का बनने वाला है। इसकी कैलकुलेशन ऊपर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वही 5 लाख तक 12,500, दोनों में सेम ही है। 5 से 7.5 लाख तक 20% का टैक्स स्लैब रेट है ओल्ड में, तो 50,000, वो 2.5 लाख का जो डिफरेंस है उस पर, और न्यू में 10% का स्लैब रेट है, तो वही 25,000, एंड 7.5 से 10 लाख पे वही 2.5 लाख के डिफरेंस पे 20% का स्लैब रेट है 50,000, और 15% के स्लैब रेट न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में 37,500 रुपीज़ रहेंगे। तो टोटल टैक्स हमारा 1,17,000 और 78,000 बनता है। तो इसमें हमें न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में फ़ायदा है। अगर वही 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ हम नीचे दी हुई सेकंड स्टडी देखें 10 लाख की इनकम पे, तो उसमें आप देखेंगे ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में हमें 65,000 का टैक्स रेट बनता है और न्यू में हमें 78,000 का टैक्स रेट बनता है। यानी टोटल टैक्स हमारा 65 और 78,000 का बनता है। तो इस यहाँ पर हमें ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में फ़ायदा है। एक केस स्टडी और मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपकी इनकम 15 लाख की है तो उसके केस में क्या होगा। अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो, और जहां हम कोई एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट में मैंने वही केस बताता हूं जिसमें कोई एग्जेम्पशन हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में 2,73,000 का टैक्स बनेगा। वहीं न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में ये घट के 1,95,000 का रह जाएगा। और अगर हमारी इन्वेस्टमेंट वही 2.5 लाख की होती है तो 1,95,000 का टैक्स ओल्ड स्ट्रक्चर में बनेगा और 1,95,000 का टैक्स हमारा न्यू स्ट्रक्चर में बनेगा। तो यहाँ पे दोनों ब्रेक इवन पॉइंट हमें मिल जाएंगे, यानी कि 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे हम किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने डिफरेंट केस स्टडी में आपको समझाने की कोशिश की, तो आप इसका क्रक्स समझ ही सकते हैं कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं और उनका हमें बेनिफिट लेना है, तो हमें ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एम्प्लॉयर किसी भी पीएफ की या किसी भी कोई भी डिडक्शन हमें नहीं देता है, तो हमें न्यू टैक्स स्ट्रक्चर की ओर जाना चाहिए। अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस सीट के हिसाब से आप
कैलकुलेट करें। हो सकता है आपको न्यू में फ़ायदा हो सकता है आपको ओल्ड में फ़ायदा हो, लेकिन फ्यूचर में हम क्या करें? तो फ्यूचर में मेरा सजेशन यही है, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कहीं भी अपना कैश खर्च नहीं करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने पास ही रखना है, तो आपको न्यू टैक्स स्लैब रेट में फ़ायदा होगा। और अगर आपको फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करनी है और उनका बेनिफिट भी लेना है, तो आपको ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट ने एक काम बहुत बढ़िया किया है कि आप कभी भी किसी भी असेसमेंट ईयर या फाइनेंस ईयर में कभी भी अपना टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने फाइनेंशियल 2021 की इनकम टैक्स की रिटर्न ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से भरी है, तो ज़रूरी नहीं है कि 2021-22 की रिटर्न भी अब ओल्ड के हिसाब से भरें, वो आप न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से भी भर सकते हैं। तो दोस्तों, शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हर एम्प्लॉय को, हर ITR फाइल करने वाले को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे टैक्स अपडेट के लिए भी हमारे साथ बने रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।